नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को एक नए क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जिसका लेसन नंबर 1 है माता का आंचल। ये कृतिका पुस्तक, आप लोगों की जो कृतिका पुस्तक है भाग 2, क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं, कृतिका पुस्तक भाग 2, उसका पहला लेसन माता का आंचल। इसके सारांश के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस माता का आंचल को जिन्होंने लिखा है, उनके जो लेखक हैं, उनका नाम है शिव पूजन सहाय। तो सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट हम इनके बारे में जान लेते हैं कि शिव पूजन सहाय कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था या इनकी मृत्यु कब हुई। तो शिव पूजन सहाय जी का जो जन्म था वो 1893 ईस्वी में 1893 में गांव उनवास, गांव क्या था, गांव का नाम उनवास था, जिला भोजपुर जो कि बिहार में है, वहीं पर हुआ था। उनके बचपन का नाम था भोलानाथ। क्या नाम था उनके बचपन का? भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास की। पास करने के बाद वे कहाँ चले गए? बनारस की अदालत में। वहां पे उन्होंने क्या किया? नकल नवीस की नौकरी की बनारस की अदालत में। बाद में वह हिंदी के अध्यापक बन गए। फिर वो वहां से अदालत से निकलकर बनारस की वहां पे हिंदी के अध्यापक बन गए। उसके बाद असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने क्या की? सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया। मतलब वो असहयोग आंदोलन में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा? वो जो सरकारी नौकरी करते थे अध्यापक की, उससे भी उन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई ऐसे बहुत ही फेमस पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। इसके साथ ही वे हिंदी की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। सन 1963 में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। किसके लेखक थे मुख्यतः? ज्यादातर वो गद्य लिखते थे, जैसे देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि। उनकी बहुत सारी ऐसी दर्जन भर गद्य की कृतियां प्रकाशित हुई थी। शिव पूजन सहाय रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। तो ये था थोड़ा सा 2 मिनट जो मैंने लेखक के बारे में आपको बताया, शिव पूजन सहाय के बारे में। अब इन्होंने लिया है, जो लिखा है वो है माता का आंचल। अब ये माता के आंचल में क्या चीज उन्होंने बताया, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में बता देती हूँ कि ये जो अंश है, ये जो भाग है माता का आंचल, ये शिव पूजन सहाय का एक उपन्यास है जिसका नाम है देहाती दुनिया। इस देहाती दुनिया के उपन्यास से ही उन्होंने ये माता का आंचल भाग को लिया है, अपने उपन्यास से। उस उपन्यास का क्या नाम था? देहाती दुनिया। सन 1926 में प्रकाशित, 1926 में यह प्रकाशित हुआ था देहाती दुनिया। यह हिंदी का सबसे पहला क्षेत्रीय उपन्यास माना जाता है, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक मतलब क्षेत्र, क्षेत्रीय उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह जो स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का सबसे पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसको स्मरण शिल्प में लिखा गया सबसे पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें जो ग्रामीण जीवन, जो गांव का जीवन है, उसका और उसका जो चित्रण है ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। इस उपन्यास में क्या किया गया है? छोटा सा जो उपन्यास का भाग है माता का आंचल, जो देहाती दुनिया से लिया गया है, इसमें ग्रामीण जीवन का जो चित्रण है पूरा गांव की जनता की भाषा में ही किया गया है। लेखक ने उपन्यास की जो भूमिका में यह संदेश दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती हो या अनपढ़ गवार हो या निरक्षर हलवाए हो या फिर मजदूर हो, कोई भी इसे बड़े आसानी से समझ सकता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का जो कथा शिल्प है वो बहुत ही मौलिक और प्रयोगधर्मी है। और इसमें जो शिशु चरित्र है, जो छोटे बालक का जो इसमें कैरेक्टर है, उसमें भोलानाथ, भोलानाथ नाम है उनका, इसमें मेन पार्ट है, मुख्य बिंदु है। इसमें जो संकलित अंश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसके जो चरित्र हैं, उसका बहुत ही सुंदर सा इसमें चित्र दिखाया गया है। इसमें बालकों के खेलों के बारे में बताया गया, उनके कौतूहल, उनके साथ माँ की ममता या पिता का दुलार, लोकगीत आदि ऐसे बहुत सारे प्रसंग इसमें मिले हैं, बताए गए हैं। शहर की जो भी चकाचौंध से दूर गांव की जो सहजता है, आसानी से, मतलब उसको रचनाकार ने अपने आत्मीयता से प्रस्तुत किया, अपने आत्मा से
शहर से दूर, शहर की चकाचौंध से दूर जो गांव की एक जो प्यार है, भावना है, उसको बहुत ही आसानी से उन्होंने बताया है। और यह बाल मनोभावों मतलब छोटे मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन जो अभी की समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। तो ये था एक 2-3 मिनट का इंट्रो जो मैं आपको बता दी। तो अब इसके सारांश के भी बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। जान लेते हैं कि इसका सारांश क्या है। तो माता का आंचल शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। अब इसके सार के बारे में जानते हैं। इस पाठ के सारांश में लेखक ने शैशव काल जो बचपन का समय होता है, उसके शैशविक क्रियाकलापों को रेखांकित किया है। इस माता के आंचल में माता पिता का जो स्नेह है, एक जो प्यार है, शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को, और शिशु की मंडली एक शिशु का बच्चों का ग्रुप है जो मिलजुल कर खेलते हैं और उनका जो खेल है उसको इसमें बताया गया है। लेखक ने माता का आंचल में ये स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता जो शिशु के पिता हैं वह उनके साथ भले ही ज्यादा समय बिताते हो या दोनों भले ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, किंतु जब कोई आपदा आती है तो माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। तो ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद बहुत ही प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। तो यही पूरे सारांश में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि लेखक बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अधिक रहते थे। बचपन से लेखक कहाँ रहते थे, किसके साथ अधिक रहते थे? माता के साथ नहीं बल्कि पिताजी के साथ अधिक रहते थे। अपने माताजी के साथ उनका दूध पीने तक का ही संबंध था। सिर्फ वो अपने माँ के दूध के लिए ही अपने माँ के पास जाते थे, वरना वो ज्यादातर किसके साथ रहते थे? पिताजी के साथ रहते थे। जब पिताजी नहा धोकर पूजा करने बैठते तब साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे। तो जब वो खुद नहाने जाते हैं तो साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते थे। और लेखक के माथे पर पिताजी क्या करते हैं? भभूत का तिलक लगा देते थे। और उनके सिर पर तो लंबी लंबी जटाएं तो थी ही, मतलब उनके बाल लंबे थे। तो उस पर जब भभूत का तिलक लगा देते हैं तो लेखक कैसे बन जाते हैं? बम भोला बन जाया करते थे। क्या बन जाया करते थे? एक तो लंबे लंबे बाल, ऊपर से पिताजी पूजा करते समय भभूत का तिलक दे देते हैं, तो लेखक कैसे लगने लगते थे? पूरा बम भोला लगने लगते थे। पिताजी लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे, जबकि लेखक का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था, लेकिन प्यार से उनको क्या बुलाया जाता था? भोलानाथ। लेखक जब पिताजी को बाबूजी, लेखक क्या कहते थे? पिताजी को बाबूजी, अब माँ को क्या कह के बुलाते थे? मैया कहकर बुलाते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते तो लेखक क्या करते? उनके पास बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। तब पिताजी देखने पर शर्मा कर, जब पिताजी उनको देखते, जब वो आईने में अपना मुंह निहारा करते थे तो पिताजी जब उनको देखते तो वो आईना को क्या कर देते? नीचे रख देते, और यह देखकर पिताजी मुस्कुरा देते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी एक रामनामा बही में राम राम लिखते थे। पिताजी के पास क्या था? एक रामनामा बही था। जब वो पूजा पाठ कर लेते थे उसमें क्या लिखते थे? राम राम लिखते थे। और इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी वे राम राम लिख लेते थे, और उन टुकड़ों को क्या करते थे? आटों की गोलियों में लपेट देते थे, और उन गोलियों को लेकर, जो राम राम लिखा हुआ कागज का टुकड़ा होता है, उनको आटों की गोलियों में लपेट देते थे, और उन गोलियों को लेकर वो क्या करते थे? गंगा जी के तट पर चले जाते थे और एक एक गोली फेंक कर मछलियों को खिला देते थे। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा होता था। मैं यहाँ लेखक के बारे में कह रहे हैं, ठीक है? उस समय मैं कहाँ बैठा होता था? उनके कंधे पर बैठा होता था। तो पिताजी की गोली फेंक में हंसा करता था। तो पिताजी की जब गोली फेंकते थे तो क्या करते थे? लेखक मतलब मैं हंसा करता था। तो गंगा जी से जब वो लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर झूला झुलाते थे। क्या करते थे पिताजी? गंगा जी से लौटते समय लेखक को सूखे डालों पर बैठाकर झूला झुलाया करते थे। और कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते थे, कभी कभी वो कुश्ती भी लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे, और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनके मूछें उखाड़ने लगता था।
तो पिताजी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, लेखक के साथ। वो कभी कभी वो कुश्ती भी लड़ते थे तो पिताजी नीचे गिर जाते थे और लेखक क्या करता था, उनकी छाती पर बैठकर उनके मूछें उघाड़ने लगता था। अब मूछें छुड़ाकर हंसते हुए वे चूम लेते थे। कौन चूम लेता था? पिताजी। मुझसे जब वो खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे तो मैं उनके सामने अपना गाल आगे कर देता था। एक खट्टा चुम्मा दूसरा मीठा चुम्मा लेते तो मुझे गड़ा देते थे। मैं झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोने लगते थे। और जब पिताजी बनावटी रोने लगते थे तो मैं क्या करता था, लेखक क्या करते थे, बहुत ही खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उसके बाद पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। गोरस मतलब यहाँ दूध को गोरस कह रहे हैं ठेठ भाषा में। तो पिताजी गोरस और भात को, चावल को फूल के कटोरे में सान कर क्या करते थे, लेखक को खिलाते थे। माँ और खिलाने की हट करती थी। माँ क्या करती थी? और खिलाने की हट करती थी, जिद करती थी कि उसको और खिलाना है। माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कौर देने से क्या बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया? बच्चे को तो भर मुंह खाना खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब पिताजी खाना खिलाते थे तो माँ को गुस्सा आ जाता था कि वो और खाना खाएगा। और माँ कहती कि क्या कोई आदमी बच्चों को खाना खिलाने जानते हैं? वो लोग तो 4-4 दाना खिलाएंगे, क्या इससे उसका पेट भर जाएगा बच्चे का? तो वो क्या करते थे, बोलती थी कि बच्चों को तो भर मुंह खाना खिलाना चाहिए। माँ खुद जब खाना खिलाती, जब किसी भी बच्चे को माँ खुद खाना खिलाएगी तभी उस बच्चे का पेट भरेगा। तो माता खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का कौर है। जब उसकी माँ लेखक को खिलाती खाना तो कहते हुए खिलाती कि यह जो कौर है, यह जो बाइट है, ये किसके नाम का है? ये तोता के नाम का है, ये कबूतर के नाम का है। और ऐसे कह कह कर क्या करती थी माँ, लेखक को खूब सारा खाना खिला देती थी। तब पिताजी खेलने के लिए कहते और उसके बाद खाना खाने के बाद मैं खेलने के लिए निकल जाता था। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल लगाकर डालकर सिर की मालिश करती। तो माँ क्या करती, लेखक को अचानक से पकड़कर उनके सिर पर मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल को कड़वा तेल बोलते हैं ठेठ भाषा में, तो उसको क्या करती थी, लेखक के सिर पर डालकर मालिश कर देती थी। तो लेखक क्या करते थे, पूरा छटपटाने लगते थे और रोने लगते थे। तब पिताजी बिगड़ उठते थे किंतु माँ उबट कर ही छोड़ती थी। तब पिताजी डांटते थे कि क्यों ऐसा कर रही हो? तभी माँ क्या करती थी, माँ भी नहीं मानती थी। माँ पूरा तेल लगाकर ही लेखक को छोड़ती थी। उसके बाद फिर माथे पर क्या करती थी, लेखक को काजल की बिंदी लगा देती थी। फिर उनके लंबे लंबे बाल थे, फिर उनकी चोटी गूंथ देती थी। फिर चोटी में फूलदार लट बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर लेखक को तैयार कर देती थी। और मैं सिसकता रहता है, अब पिताजी के गोद में उठाकर बाहर ले आते हैं। जब ये सब करती माँ तो लेखक रोता रहता। अब पिताजी क्या करते थे, उनको गोद में उठाकर बाहर ले आते थे। जैसे ही लेखक बाहर आते थे तो इंतजार करते हुए जो बालकों के झुंड थे, उनको देखते ही लेखक क्या करते हैं, सिसकना भूल जाते हैं और पिताजी के गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाते हैं और तरह तरह के नाटक करने लग जाते थे। मतलब जब वो बाहर आते हैं, जब उनको दोस्तों का एक ग्रुप मिलता था और जो उनका इंतजार करते थे, वहां पे सबको खेलता हुआ देखकर लेखक यहाँ बच्चे हैं जो अभी बाल रूप है उनका, वो भी उतरकर सबके साथ खेलने लगते हैं और तरह तरह के नाटक करने लगते हैं। वही चबूतरे के एक कोने में, चबूतरा जो दरवाजे के मेन गेट के बाहर बैठने का एक जगह होता है, उसको चबूतरा बोलते हैं। तो वही चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते हैं। पिताजी नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंबे बनाते हैं। जो नहाने वाली चौकी होती है, जिसे पीढ़ा बोलते हैं, उसको ले लेते हैं और उस पे क्या करते हैं, उसी पर सरकंडे के खंबे बनाते हैं। फिर उसके बाद कागज का टेंट लगाते हैं, मिठाइयों की दुकान भी लगाते हैं और मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते हैं और पत्तों की क्या करते हैं, पूड़ी कचौड़ी और गीली मिट्टी की जलेबी और फूटे घड़ों के जो टुकड़े होते हैं उनके बतासे बनाते हैं और पूरे दुकान को क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। तो वे खेल खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं,
मिठाइयों की दुकान लगा रहे हैं, मिट्टी के जो ढेले होते हैं उससे लड्डू बना रहे हैं, और पत्तों से पूड़ियाँ बना देते हैं, पूड़ी कचौड़ी, और जो गीली मिट्टी होती है उससे जलेबी बना देते हैं, और जो टूटे टूटे घड़े होते हैं फूटे हुए उनके टुकड़ों से बतासे बना देते हैं। इस तरह वे लोग क्या कर रहे हैं, दुकान को सजा रहे हैं। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से क्या कर देते हैं, पैसे बनाते हैं, और हम बच्चों में से ही क्या करते हैं, खरीदार बन जाते हैं। वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा क्या कर देता, खरीदार हो जाता, और हमसे ही दुकानदार, और उन्हीं बच्चों में से ही कोई खरीदार बन जाता तो कोई दुकानदार बन जाता। और थोड़ी देर बाद क्या होती, मिठाई की दुकान बंद करके फिर मिठाई की दुकान बंद हो जाता। उसके बाद वो लोग घरौंदा बनाने लगते हैं, घरौंदा मतलब घर बनाने लगते हैं। तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं कि रेत की मेड़ की ही दीवार बनाते थे, जो रेत का मेड़ होता है उसी का दीवार बनते हैं। तिनके, जो छोटे छोटे तिनके होते हैं उनका छप्पर बना देते हैं। जो दातुन होता है जिसे करते हैं गांव में दातुन से, उसके खंबे बना देते हैं। और दिया सलाई की पेटी होती, जो दिया सलाई का मैच बॉक्स होता है, उसके दरवाजे, किवाड़, किवाड़ में इस दरवाजा दरवाजा बना देते हैं। पानी का घी, पानी जो रहता है उसको घी के रूप में यूज कर लेते हैं वो लोग, और बालू को क्या करते हैं, चीनी बना देते हैं। ऐसे ही घड़ों के टुकड़े का प्रयोग करके ज्योनार भी तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, ज्योनार भी तैयार कर लेते हैं। ज्योनार मतलब भोज या दावत, दावत तैयार करना। और हम ही बच्चे, वहां पे जितने बच्चे थे वे ही क्या करते हैं, पंगत में बैठ जाते हैं, मतलब ग्रुप बना के चारों तरफ बैठ जाते हैं। और ग्रुप बना के बैठने को पंगत बोलते हैं। अब पंगत में धीरे से आकर बाबूजी भी क्या करते, बैठ जाते थे, और उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते थे, और वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, और पूछते हैं फिर कब होगा भोज भोलानाथ। ठीक है, तो इस तरह के वे लोग क्या करते थे, गांव में खेल खेलते थे। और जब खेल खेलते खेलते पिताजी आ जाते हैं उस पंगत में बैठ के खाना खाने के लिए, तो वहां पे क्या होता, सभी घरौंदा को तोड़कर भाग जाते हैं। तब पिताजी हंसते हंसते लोटपोट होकर पूछते कि फिर कब होगा भोज भोलानाथ, तुम फिर से कब मुझे भोज कराओगे। तो इस तरह का जो खेल होता है हमेशा गांव में होता रहता। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कभी बच्चे बारात निकालते हैं, तो बारात जब निकालते हैं तो वो बारात कैसे निकलता है, जो कनस्टर होता है, टीना होता है, उसका तंबूरा बजता है। आम की उगी हुई जो गुठली को घिस कर वो लोग शहनाई बजा देते हैं। हम में से तो कोई दूल्हा बन जाता है तो कोई समधी आदि बन जाते हैं। ये सब बच्चों का खेल है जो हो रहा है गांव में। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। अब घर का जो आगे का जगह होता है वहीं से एक चबूतरा से वो लोग दूसरे चबूतरा तक की बारात को लेकर जाते और वापस लेकर आते हैं। जिस कोने पर बारात जाती थी उसी कोने पर आम के पत्तों से क्या करते हैं, और केलों के पत्तों से सजाया जाता था, और लाल कपड़े से ढककर एक बनी पालकी में दुल्हन बिठा दी जाती थी। मतलब एक दुल्हन को बैठा दिया जाता था झूठ मूठ का खेल खेल में। और बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते तो हम हंसकर भाग जाते थे। ठीक है, तो वहां पे जो दुल्हन बनता, तो बारात जब लौटने पर पिताजी आते हैं और पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते हैं कि इसमें कौन है, तो वहां पे तो बच्चे हैं, सब हंसकर भाग जाते थे। और भी बहुत सारा खेल होता है, जैसे थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुट जुट जाती थी। तो बस चबूतरे के एक कोने पर घिन्नी गाड़ जाती, और नीचे की जो गली होती है वहां पे कुआं बन जाता। तो मूंज की पतली रस्सी बनाकर उसको घिन्नी पर चढ़ा देते हैं और चुक्कड़ बांधकर लटका दिया जाता था। तो दो लड़के बैल बनते हैं और पानी खींचने लग जाते हैं। चबूतरा खेत बन जाता, कंकड़ बीज बनते हैं। खेत बनता और कंकड़ बीज बनते हैं। अब मेहनत से खेत जोते बोए जाते हैं, फसल तैयार होती, हाथों हाथ काट लेते हैं और उसी एक जगह रखकर पैरों से रौंदते हैं और मिट्टी के बने कटोरे से उसे ओसाते हैं। तो मिट्टी के बने जो दियों के तराजू बना लेते हैं और उसे तौल कर उसकी राशि तैयार कर देते हैं। और बाबूजी पूछते हैं कि इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ, तो हम सब राशि छोड़कर भाग उठते हैं। और इस तरह खेल खेलते देखकर बटोही भी रुक जाते थे। तो इस तरह का छोटा छोटा खेल हो रहा है गांव में, जो यहाँ लेखक सभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो उस तरह का वो लोग अपना चिल्लाते चिल्लाते खूब मजे करते थे। जब भी कोई पालकी जाती
दूल्हे के आगे पालकी को जब वो देख लेते हैं तो बस वहां पे चिल्लाना शुरू हो जाता है। किस तरह वो लोग चिल्लाते हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेरी। एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़ा वर था, उसने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खब्बीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ लिया था, वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा था। तो वो जो दृश्य ये सब देख रहे हैं गांव में, उसी के बारे में लेखक यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक बार और क्या हुआ, एक बार बहुत जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से पूरा ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनी सनसनी करके चलने लगी। पेड़ पूरी तरह से झूमने लगे और वे झूम झूम कर जमीन को छूने लगे। जब इस तरह का माहौल हुआ तब सभी बच्चे क्या करने लगे, चिल्ला उठे। क्या चिल्ला उठे, क्या बोले, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई बरखा उधरे बिलाई। तो ये जो लाइन है वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई अब बरखा उधरे बिलाई। लेकिन वहां पे क्या हुआ, बारिश तो रुका ही नहीं, मूसलाधार वर्षा ही होने लगी और हम पेड़ों की जड़ से सट गए। सारे लेखक जितने भी लोग थे वो सब क्या हुए, वो पेड़ों की जड़ से सट गए और थोड़ी देर में वर्षा थम गई। जैसे ही वर्षा रुकी, थम जाना मतलब रुक जाना, जैसे ही वर्षा रुकता है वैसे ही बाग में बहुत सारे बिच्छू दिखने लगे और हम डर कर भागने लगे। और हम में से एक बालक बैजू बहुत ही ढीठ था। जब हम भागे जा रहे थे संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए और बैजू ने चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अब उसमें से जो बैजू नाम का लड़का था वो इतना ढीठ था, जब वो सब लोग भाग रहे थे तो उसी वक्त क्या हुआ, मूसन तिवारी वहां पे मिल गए। तब बैजू क्या कर देता है, उनको चिढ़ा देता है, क्या बोलता है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वहां पे जितने बच्चे थे सभी उसके बैजू के साथ सुर में सुर मिलाने लगे, सभी बोलने लगे। तब मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े। तब मूसन तिवारी को गुस्सा आया, वो सभी बच्चों के पीछे दौड़े। हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। सारे बच्चे कहाँ गए, अपने अपने घर चले गए। और हमारे न मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहां से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। तब मूसन तिवारी क्या करते थे, जब लेखक नहीं मिलते तो वो पाठशाला जाते हैं और उनको पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजते हैं। और जैसे ही हम घर में पहुंचे वैसे ही 4 लड़के आ धमके। बैजू तो भाग गया लेकिन मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली, मतलब खूब उनको डांटा। तब बाबूजी को जैसे ही पता चला वे तुरंत वहां से क्या करें, घर से पाठशाला दौड़े चले गए और मुझे गोद में उठा लिया। उसने लेखक को क्या किया, भोलानाथ को गोद में उठा लिया, उनको पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया, मतलब पूरा गीला कर दिया। उसके बाद वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले। फिर वे गुरुजी से प्रार्थना किए पिताजी और लेखक को लेकर घर चले गए और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। अब वे जोर से नाच और गा रहे थे। जब वो रोते रोते पिताजी के साथ जा रहे थे तभी रास्ते में लड़कों का एक ग्रुप मिल जाता है और जितने भी लड़के रहते हैं वहां पे जोर जोर से नाचते हुए गाते जा रहे थे, माई माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तो जब उन्हें देखकर रोना धोना, लेखक जब उन लोगों को देखते हैं ये बात गाना गाते हुए तो क्या करते हैं, रोना धोना भूल जाते हैं और बाबूजी की गोद से लेखक रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर जाते हैं और लड़कों की मंडली में मिल जाते हैं और एक साथ मकई के खेत में घुस जाते हैं और घुसकर चिड़िया उड़ाने लग जाते हैं और एक भी चिड़िया हाथ नहीं आती है। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहाँ, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे, ठीक है, मतलब डालने लगे। एक बार टीले पर क्या हुआ, एक टीला था तो वहां पे एक चूहे का बिल था। जब उनको लेखक देखे सारे बच्चे तो क्या करने लगे, वहां पे पानी को डालने लगे। उससे चूहा तो निकला नहीं बल्कि वहां से क्या निकला, एक सांप निकल आया। तभी लेखक डर जाते हैं और रोते चिल्लाते भागने लगते हैं, जहां तहां गिर जाते हैं, सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है उनका, मतलब चारों तरफ खून खून हो जाता है, पैरों के तलवों में
पूरे कांटों से एकदम कट जाता है उनका तलवा। और मैं घर की ओर भागा। तभी लेखक क्या करते हैं, फिर घर की ओर भागते हैं। बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने माँ की गोद में शरण ली। पिताजी इतना बुलाते हैं लेखक को, बच्चे को, लेकिन लेखक कहाँ चले जाते हैं, माँ की गोद में चले जाते हैं। मैं उनके आंचल में छुप गया। मैं मतलब यहाँ लेखक की बात हो रही, लेखक उनके आंचल में छुप गए। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। कभी मतलब वो डर चुके थे, तो उस डर का रीजन माँ पूछने लगती थी कि क्या हुआ। कभी अंग भर कर मतलब कभी कस कर जोर से अपने बच्चे को, लेखक को क्या करती माँ, दबा लेती पूरे अपने शरीर में। कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई और उनको चूमने लगती। झटपट हल्दी पीस कर लगाई और माँ सा करते हुए माँ के आंचल में, और मैं मतलब लेखक सा करते हुए माँ के आंचल में क्या कर रहा था, छिपता जा रहा था। घर में पूरा कोहराम मच गया, सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे भी खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से गले लगाती। इसी बीच क्या होता, बाबूजी भी दौड़े आते। तभी माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ की आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया को न छोड़ी। तो यही था एक कहानी, ये उपन्यास का जो छोटा सा भाग था। इसका सार जो मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ पे यही हो गया ना इस उपन्यास से कि पिताजी का कितना भी प्यार और स्नेह हो, लेकिन जब बच्चे माँ की गोद में जाते हैं, जो स्नेह उन्हें माँ की गोद में मिलता है, वो बहुत ही शांति, प्रेम और शांति देने वाला होता है। उनकी छाया में उनको बहुत ही प्यार मिलता है। तो ये था माता का आंचल, माता के आंचल का सार। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अब बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि ऑल जो ऑप्शन आता है ऑल पे क्लिक कर लें बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो के, वो सब आपको मिल सके। और ये जो मैं आपको सार बताई हूँ, यदि आपको ये टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट करके www.educationforindia.com इसमें विजिट करके आप इसे टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।